दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। इसमें जो घटना दिखाई गई है, कुछ साल पहले ये घटना दिल्ली में घटी थी, जिसके कारण पूरी दिल्ली में दहशत फैल गई थी। आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि भारत में किस किस तरह के लोग रहते हैं जो इंसान के रूप में दरिंदे हैं, और आपको कुछ नए रूल्स भी पता चलेंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगे। घटना है 2006 की। टीवी में न्यूज आ रही थी कि सफदरगंज इनक्लेव इलाके के डियर पार्क में 30 साल के व्यक्ति का शव मिला है। फिर कुछ महीने बाद एक न्यूज और आती है कि कनॉट पैलेस इलाके में एक लवारिस शव बरामद हुआ है। तभी दिल्ली के अंबेडकर नगर में भी एक लाश मिलती है जिसकी बॉडी के कई टुकड़े किए गए थे और सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। जिस बंदे ने ये कत्ल किए वो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। ये अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड था। अगर देश की राजधानी में ही ऐसा हो सकता है तो फिर और किस शहर को सुरक्षित माना जाएगा। कातिल का चैलेंज था कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। ये है रिटायर एसीपी सुंदर सिंह यादव, जो कि लास्ट मंगोलपुरी में तैनात थे। 2006 में इनकी ड्यूटी साउथ दिल्ली में थी। फिर वहां से इनकी वेस्ट दिल्ली के हरिनगर थाना में पोस्टिंग कर दी गई। इन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर 2006 को सुबह 6:30 बजे एक फोन आया। उस समय मैं थाने में ही मौजूद था। उस समय ड्यूटी ऑफिसर थे बालकृष्ण साहब। फोन पर एक आदमी बोला, ठुल्ले तुमने अपने 2 आदमी लगा रखे हैं ना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने एक बॉडी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है, संभाल लेना। फिर बालकृष्ण साहब ने एक हेड कांस्टेबल को फोन करके वहां पर जाने के लिए कहा, जो कि वहीं पर तैनात था। जब हेड कांस्टेबल वहां पर गया तो उसने देखा वहां पर एक टोकरी रखी हुई है। टोकरी को बहुत ही अच्छे से बांधा गया था। जब उसने थोड़ी सी खोल कर देखी तो उसमें डेड बॉडी थी। फिर जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने टोकरी खोल कर देखी जिसमें एक डेड बॉडी थी। जिसकी वो बॉडी थी उसकी उम्र 28 से 30 साल रही होगी। रंग सांवला था और गर्दन कटी हुई थी। बॉडी को बहुत सारे अखबारों से, कपड़ों से और प्लास्टिक से ढका हुआ था ताकि खून का एक कतरा भी बाहर ना जाए। टोकरी में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। उसमें बहुत सी गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी और साथ में लिखा हुआ था कि अब तक मैंने नाजायज केस झेले हैं, लेकिन अब की बार मैं असल में एक मर्डर किया हूँ। तुम लोग मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। मैं कोई गैंगवार नहीं हूँ जो मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा। अगर तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा सीसी। उस समय के जर्नलिस्ट अमित कुमार झा बताते हैं कि हमें लगा कि ये कोई सामान्य घटना है, लेकिन कुछ दिन बाद जब अखबार में एक नोट छापा गया जो उस बॉडी के साथ मिली हुई चिट्ठी के बारे में था, तो उस नोट के छपने के बाद इस केस का पूरा रुख ही बदल गया। लीगल जर्नलिस्ट उत्कर्ष आनंद बताते हैं कि जिसको भी देश और समाज के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है उनको उठाकर तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। माना जाता है तिहाड़ जेल देश की सबसे सुरक्षित जगह है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी उसके बाहर से ही लाशें मिल रही थी और पुलिस कुछ भी कर नहीं पा रही थी। पहली लाश 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर पाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरगोविंदर सिंह धालीवाल बताते हैं कि जिस भी अधिकार क्षेत्र में लाशें पाई जाती हैं, उसकी FIR नजदीकी पुलिस थाने में ही की जाती है और तिहाड़ जेल हरिनगर पुलिस थाना के अंतर्गत आती है। जब हमें वो बॉडी मिली तो उसके शरीर पर सिर्फ अंडरवियर था। सुंदर सिंह यादव बताते हैं कि 8:45 पर बालकृष्ण साहब के पास एक बार फिर से कातिल का फोन आया और बोला, क्या किया रे तुम लोगों ने बॉडी का? बालकृष्ण साहब बोले, भाई साहब हम अपना काम कर रहे हैं। फिर कातिल बोला, अब तुम लोग भाई साहब पर आ गए, तुमसे कुछ नहीं होगा, अपने SHO का नंबर दो। और बालकृष्ण साहब ने उसे SHO का नंबर दे दिया। फिर जब SHO साहब के पास फोन आया तो साहब ने पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? फिर उस कातिल ने बताया कि गेट पर जो ठुल्ला खड़ा है जिसका नाम बलबीर है, उसने मेरे साथ जेल में जाती की थी। फिर SHO साहब से वो फोन मैंने ले लिया। मुझे उसकी बातों से नाराजगी जाहिर हो रही थी। वो कातिल मुझे बोला कि ऐसे तोहफे आते रहेंगे। तभी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बताते हैं कि यूं दिन दिहाड़े जेल के बाहर किसी की लाश फेंक देना कोई आसान काम नहीं था। वो अपने इस काम को लेकर बहुत ही सतर्क था। अब उसकी पहचान करना हमारे लिए एक चुनौती थी और हमें इस बात का भी ध्यान रखना था कि वो आकर किसी सबूत को नष्ट ना कर दे। जर्नलिस्ट अमित कुमार झा बताते हैं कि जिसने भी वो लेटर लीक किया वो चाहता था कि ये केस सबके सामने आए, क्योंकि हर साल 50 से 60 अनआइडेंटिफाइड केस दिल्ली पुलिस में रहते ही हैं
जिन्हें पुलिस सोल्व नहीं कर पाती, सिर्फ इसी वजह से कि उन लाशों की पहचान ही नहीं हो पाती। अब लाचार दिल्ली पुलिस अनजान शवों और लाशों का कूड़े का मैदान बनकर रह गई थी। दिल्ली में हर रोज करीब 8 शव बरामद होते हैं और ज्यादातर अज्ञात। जब भी कोई अनआइडेंटिफाइड शव मिलता है तो 72 घंटों तक इंतजार किया जाता है। अगर कोई उसकी पहचान करके लेने न आए तो पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है और उसके बाद कोई भी पूछने वाला नहीं होता कि हमारी बॉडी के साथ क्या हुआ। अब अगर वो लेटर लीक नहीं होता तो इस बॉडी के साथ भी वही होता। सुंदर सिंह यादव जी बताते हैं कि हमारे पास जो फोन आए थे हमने उसकी डिटेल्स निकलवाई। उनमें से एक फोन तो तिहाड़ जेल के पास नांगल रेया नाम का इलाका है वहीं से आया था और दूसरा फोन तिलक नगर से किया गया था। जब हमने उस एसटीडी पर जाकर पूछताछ की तो वहाँ पर राम बाबू नाम का एक आदमी बैठा हुआ था। फिर हमने उससे पूछा कि सुबह से कितने लोग फोन करने आए हैं। उसने बताया साहब अभी तक तो एक ही आदमी फोन करके गया है। सुबह 8:45 वाला फोन इसी पीसीओ से किया गया था। राम बाबू ने बताया कि जो आदमी फोन करने आया था उसकी उम्र 28 से 30 साल की होगी। उसका रंग सांवला था और उसकी हाइट भी मीडियम थी, ना छोटा था ना बड़ा था। फिर हमने उनसे पूछा कि अगर आप उसको देख ले तो क्या पहचान लोगे? उन्होंने कहा हाँ पहचान लूंगा। फिर बाद में हमने उनकी हेल्प से एक स्केच भी बनवाया। धालीवाल जी कहते हैं कि उसने अपनी लेटर में जिक्र किया था कि उसे झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। ये उसका पुलिस के खिलाफ एक आरोप था। उसकी बातों से एक बात तो साफ हो गई थी कि उसका रिकॉर्ड क्रिमिनल था। सुंदर सिंह यादव बताते हैं कि उसने चिट्ठी में शब्द लिखे थे कि आज मैं हकीकत में मर्डर किया हूँ। ऐसी लैंग्वेज साधारणतया बिहार के लोगों की ही होती है और मैं कोई गैंगवार नहीं हूँ। अब गैंगवार वर्ड या तो पुलिस यूज करती है या फिर क्रिमिनल। इसके अलावा उसमें लिखा हुआ था कि मैंने 2003 में भी एक डेड बॉडी डाली थी और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाए। फिर जब मैंने तफ्तीश की तो मुझे पता चला कि 2003 में भी गेट नंबर 1 के पास ऐसी ही बॉडी पाई गई थी। उस केस की जांच में कोई भी क्लू पता नहीं चला। वो एक अनट्रेस्ड केस था। वो बॉडी 20 नवंबर 2003 में 1 नंबर गेट के पास पाई गई थी जो कि प्लास्टिक के थैले के अंदर बंद थी। उसके भी हाथ पैर और सिर काटे गए थे। फिर जब हमें 2006 में वो लेटर मिला तो हमें पता चला कि 2003 वाला केस भी बिल्कुल सेम इसी केस के जैसा है। धालीवाल बताते हैं कि वो डेड बॉडी को तिहाड़ जेल के बाहर इसलिए फेंकता था क्योंकि वो कभी उस जेल के अंदर भी कैद था और उसके मन में भारतीय न्याय प्रणाली के प्रति द्वेष था, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जेल प्रशासन। फिर हमने पता लगाया कि बलबीर जेल के अंदर किस जगह पर पोस्टेड था क्योंकि उसने फोन पर बताया था कि जब मैं जेल में था तो बलबीर ने मेरे साथ जाति की थी। बलबीर गेट नंबर 30 के आसपास ही कहीं तैनात था। उस जगह की एक खासियत थी कि वहाँ पर जितने भी अपराधी आते थे वो वे अपराधी थे जिनको सजा मिलती थी। फिर हमने पिछले 5-7 सालों का डाटा निकलवाया ऐसे अपराधियों का जिनकी उम्र 23 से 30 साल की रही होगी, जिनका रंग सांवला और हाइट सामान्य हो। फिर हमारे सामने 30 से 35 लोगों की लिस्ट निकल कर आई। फिर कुछ समय बाद पुलिस को लगने लगा कि वे लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। फिर कुछ समय और बीता। तभी 25 अप्रैल 2007 को मेरे पास होशियार सिंह साहब का फोन आया। उन्होंने बताया सर एक डेड बॉडी और मिली है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे अचंबा हुआ क्योंकि वो डेड बॉडी एग्जैक्ट उसी जगह पर रखी गई थी जहां 2006 में रखी गई थी। एक भी सेंटीमीटर इधर उधर नहीं। उस डेड बॉडी को इतना टाइट बांधा हुआ था कि वो खुल ही नहीं रही थी। हम सब लोग उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खुल नहीं पा रही थी। तभी वहां एक लड़का आया और उसने अपने चाकू से उन रस्सियों को काट दिया। वो जो बॉडी थी उसको भी उसी पैटर्न में काटा गया था। पहले वाली बॉडी की तो सिर्फ गर्दन नहीं थी लेकिन इसके तो दोनों हाथ पांव और प्राइवेट पार्ट भी काटा गया था और अब की बार तो कोई चिट्ठी भी नहीं थी। तभी हमारे पास एक फोन आता है कि इसके जो गायब पार्ट्स हैं वो 30 हजारी कोर्ट के पास बरामद हुए हैं। धालीवाल बताते हैं कि जिस अवस्था में हमें वो पार्ट्स मिले उससे साफ जाहिर होता था कि अपराध किसी और जगह पर किया गया था। वो पार्ट्स यहाँ पर इसलिए फेंके गए ताकि लोगों में सनसनी फैले। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं थे कि ये आइडेंटिफाई हो सके कि इन शवों या बॉडी पार्ट्स को कौन फेंक कर गया है। बॉडी पर सर न होने के कारण पता ही नहीं चल पाता था कि ये बॉडी किसकी है और ना ही हमें कातिल का पता था। हमें तो घटना स्थल का भी नहीं पता था। ये केस हमारे लिए बहुत ही कठिन था। तभी अमित कुमार झा बताते हैं कि जब पुलिस के ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने आसपास के जितने भी थाने थे उन सबको भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया। धालीवाल बताते हैं कि मेरी अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। हमारे पास पश्चिम जिले के विशेष पुलिस वाले थे, बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर। इस केस में बहुत सारे लोगों को लगाया गया। फिर हमने इस केस में बहुत ही गहराई से और बिना समय गवाए काम किया क्योंकि हमें एहसास हो गया था कि हम जितना समय बर्बाद करेंगे आरोपी उतने ही ज्यादा खून करेगा। फिर जल्दी ही हमारी टीम दिल्ली के विभिन्न इलाकों में फैल गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी थी लेकिन 18 मई 2007 को एक और
और लाश मिली। पिछले 23 सालों में मेरे सामने ऐसा कोई भी केस नहीं आया था। मैंने सीरियल किलर के बारे में सिर्फ विदेशी कहानियों में ही सुना था, लेकिन मेरा सामना कभी ऐसे शख्स से हुआ ही नहीं था जिसने इस तरह से कई कत्ल किए हो। यादव जी बताते हैं कि हमें इस लाश के साथ भी 2-3 पेज की एक चिट्ठी मिली, जिसमें लगभग वही गाली गलौज लिखा हुआ था। कातिल ने इस चिट्ठी में पहली वाली लाश का जिक्र भी किया था और दूसरी वाली का भी। उसने लिखा कि 20 अक्टूबर 2006 में जो आपको लाश मिली थी, आप लोगों ने उसका ठीक ढंग से मुआयना नहीं किया, क्योंकि उस लाश के हाथ पर अमित नाम लिखा हुआ था। अब तुम लोग सीसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा खूंखार और खतरनाक उपाधि देकर एक बड़ा इनाम रखने की कोशिश करो, ताकि इस खेल में मजा आए। ध्यान रखना, मेरे काम के लायक इनाम जरूर होना चाहिए, वरना अगर मेरी बेइज्जती हुई तो मैं तुम सबकी बेइज्जती करवा दूंगा। ये लेटर अखबार वालों को भी पढ़ा देना। अगला तोहफा टाइम से भेज दूंगा। तुम लोगों का जीजा और दामाद, सीसी। ये इंसान सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए अब वो सिस्टम को चुनौती देने लगा था। हमें लग रहा था कि अब उसे इस काम में मजा आने लगा है। दोनों लेटर्स की राइटिंग भी सेम थी, भाषा भी सेम थी और पैटर्न भी। तभी डॉक्टर SL वाया, डायरेक्टर स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बताती है कि जब हमने उन दोनों लेटर्स का विश्लेषण किया तो पता चला कि दोनों ही लेटर एक ही इंसान ने लिखे हैं, लेकिन उसे लिखने में जिस तरह की भाषा और बोलचाल का प्रयोग किया गया था, गुणवत्ता और सामग्री के आधार पर दोनों एक ही इंसान के द्वारा लिखे गए थे। दूसरी बात कि वो इंसान अतीत में भी कुछ खून करने का दावा करता था और भविष्य में भी कुछ और खून करने का इरादा रखता था। वो इसका जिम्मेदार वर्तमान प्रशासन को बता रहा था। उसने लेटर में जिस तरह की गालियों का प्रयोग किया था, वो उसका अपराधियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने का तरीका था, क्योंकि अगर उसके मन में अपनी माँ के लिए थोड़ा सा भी प्रेम होता तो वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करता। वो खुद को प्रताड़ित महसूस करता था, इसलिए उसे दूर करने के लिए वो कुछ करना चाहता था। अब वो लीगली तो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए अब वो अपने बल पर ही कुछ करने की कोशिश कर रहा था। चिट्ठी में उसने ये भी लिखा कि अगर मैं 1 साल में लगभग 7 से 8 लोगों को नहीं मारता तो मैं शांति से नहीं जी पाता। मेरा दिमाग पागल होने लगता है। अब वो खून करने की मनोवैज्ञानिक तीव्र इच्छा को व्यक्त कर रहा था। तभी सुंदर यादव जी बताते हैं कि जब 18 मई का समय आया तो हमारी फिर से मीटिंग हुई। फिर सीनियर अथॉरिटी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे दिलीप कौशिक चाहिए और मेरे 3-4 जो खास लड़के थे वो सब चाहिए। हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, आप हमें ये सब कुछ दीजिए, फिर हम 2-3 दिन के अंदर अंदर उसे पकड़ कर दिखाएंगे। फिर सीनियर ने कहा चलो ठीक है, अब से इस केस पर ना ही क्राइम टीम काम करेगी और ना ही स्पेशल सेल। अब 3 दिन तक सिर्फ सुंदर सिंह यादव साहब की टीम ही काम करेगी। फिर मैंने नरेंद्र पहलवान, वीरेंद्र त्यागी, दिलीप कौशिक, रोहतास और 2 गाड़ियां मांगी। अब एक तरफ तो हम फेल होते जा रहे थे और दूसरी तरफ हमारे पास क्लू भी थे। 1998 में भी एक मर्डर हुआ था जिसमें उस इंसान के हाथ, पैर, लिंग और सर गायब था। फिर नरेंद्र पहलवान ने किसी तरह से अपने मुखबिर का सहारा लिया। वो मुखबिर ऐसे थे कि वो कपड़े देखकर, जूते चप्पल देखकर, बंदे की हाइट, बंदे का रंग देखकर बता सकते थे कि कौन किस इलाके का बंदा है। जैसे आजकल तो मोबाइल सर्विलेंस बहुत ज्यादा हो गई है, उस समय इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए मुखबिर नेटवर्क ही काम आता था। अब मुखबिरों द्वारा जगह जगह जाकर उस कातिल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही थी। अब पुलिस भी अपने काम में लगी हुई थी और मुखबिर भी। उस समय मुखबिर ही हर बात की जानकारी इकट्ठा किया करते थे कि खूनी कौन है और उसने किस जगह पर वारदात को अंजाम दिया। फिर उसके बिहाफ पर पुलिस कार्रवाई करती थी। तभी नरेंद्र पहलवान के मुखबिर ने उनको बताया कि आजादपुर मंडी में एक डॉक्टर है, उनके पास इसी हुलिये का एक व्यक्ति आता है। सुंदर सिंह यादव बताते हैं कि अब इस केस को नरेंद्र पहलवान लीड कर रहे थे और मैं उनको सपोर्ट कर रहा था। फिर 2 बजे मैं, दिलीप कौशिक और नरेंद्र पहलवान तीनों ही उस डॉक्टर के पास गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक डॉक्टर बैठे हुए थे। फिर हम तीनों डॉक्टर के पास गए। मैंने उनको सारी बात बताई और अपना ID कार्ड भी दिखाया। मैं जब उनको बात बता रहा था तभी डॉक्टर साहब के पास एक फोन आया। फिर जैसे ही डॉक्टर साहब ने फोन रखा, नरेंद्र पहलवान ने उनके कान पर एक थप्पड़ जड़ दिया और एकदम सटीक सवाल पूछा, बता ये उसी का फोन था ना? डॉक्टर ने कहा हाँ। फिर हम तीनों डॉक्टर को लेकर टैगोर गार्डन ऑफिस में आ गए। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि ये वही आदमी है और इसकी 5 बेटियां हैं। 5 की डिलीवरी मैंने ही करवाई है। इस आदमी का नाम चंद्रकांत झा है। डॉक्टर ने बताया साहब ये जो चंद्रकांत झा है ना, इसकी मेरे साले के साथ भी नोकझोंक हो गई थी। फिर मुझे पता चला कि चंद्रकांत उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मुझे पता था कि चंद्रकांत पहले भी जेल जा चुका है और शायद उसने एक मर्डर भी किया है। फिर मैं उसका पीछा करते करते उसके कमरे में गया। फिर मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि चंद्रकांत ने मेरे साले के गले पर सुई लगा रखी थी और अगर मैं टाइम पर वहाँ ना पहुँचता तो वो मेरे साले को मार देता। आज शाम 4 बजे वो मेरे पास आने वाला था, लेकिन आप लोग मुझे यहाँ पर ले आए। अब वो पीछे से आकर चला गया होगा। फिर हमने डॉक्टर की बात चंद्रकांत से करवाई। फिर डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम तो 4 बजे आने वाले थे, आए क्यों नहीं? उसने कहा आज मुझे कुछ काम था, मैं कल 4 बजे आऊंगा। फिर 19 मई शाम 4 बजे हम सब अपने अपने
काम में लग गए। सबने भेष बदल रखे थे। मैं भी लुंगी कुर्ता पहनकर केले बेचने वाला बन गया। ठीक ठीक कद के लड़के हमने फ्रंट पर रखे और लंबे कद वालों को पीछे हटा दिया। गर्मियों का समय था, 4 बज चुके थे और हमारा गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया था, लेकिन चंद्रकांत आया ही नहीं। फिर अगले स्टेप में हमने डॉक्टर के फोन की CDR निकलवाई। डॉक्टर के मुताबिक उसके फोन पर चंद्रकांत झा की वाइफ का फोन आया था। उस समय फोन की लोकेशन का एरिया भी एक जगह नहीं दिखाते थे, बल्कि पूरा बड़ा इलाका दिखाते थे। जैसे नजफगढ़ की बात होती थी तो नरेला और जहांगीरपुरी का भी इलाका दिखाते थे। अब इतने बड़े एरिया में उसे कैच कर पाना बहुत ही मुश्किल था। CDR में एक नंबर ऐसा भी था जिससे बहुत बार बात हुई थी, कभी कभी तो 2 या 3 मिनट भी बात हुई थी, और उस फोन की लोकेशन अलीपुर की बता रहा था। फिर 20 मई को हम सब अलीपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम सब ने गलियां बांट ली। हम सब ने वहां पर पहुंचकर पूछताछ की कि यहाँ पर इस हुलिया का कोई किराएदार भी रहता है क्या, लेकिन किसी को भी ये नहीं बताया कि ये मर्डर का मामला है। अब तक की हमारी सारी कोशिश बेकार गई। मुझे लग रहा था कि 18, 19, 20 हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन बचा है, इसके बाद ये केस हमसे ले लिया जाएगा। तभी मुझे याद आया कि डॉक्टर का साला, जिसको हम 3-4 दिन से खिला पिला रहे थे, वो भी तो कुछ बताए। फिर हेड कांस्टेबल ने उससे पूछताछ की और इमीडिएटली मेरे पास फोन करके बताया कि उसने बताया है कि चंद्रकांत के पास एक रेहड़ा भी है जिसके ऊपर बाइक का इंजन लगा है। फिर मैंने नरेंद्र पहलवान के पास फोन किया कि पहलवान जी ध्यान दीजिएगा, उसके पास एक रेहड़ा भी है जिसके ऊपर बाइक का इंजन लगा है। फिर बात करते करते नरेंद्र पहलवान ने कहा कि जनाब रेहड़ा तो यहीं पर खड़ा है। फिर मैंने उसे कहा कि वो रेहड़ा जिस घर के सामने खड़ा है, घुस जाओ उस घर के अंदर। फिर पहलवान जी उस गेट के अंदर घुस गए। फिर अगले दिन टीवी में न्यूज आती है कि ये है सीरियल किलर चंद्रकांत झा। इसने 2006 और 7 में तिहाड़ जेल के आसपास हाथ पैर कटे हुए शव फेंक कर खौफ फैला दिया। कातिल लगातार पुलिस वालों को फोन करके धमकी दे रहा था और यही गलती उसको महंगी पड़ गई और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। अब ये खबर हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। जब वो पकड़ा गया तो बिल्कुल भी घबराया नहीं। तभी लीगल जर्नलिस्ट उत्कर्ष आनंद बताते हैं कि वो जरा भी परेशान नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अगर मैं उसको किसी सड़क के किनारे मिलता तो हो सकता है उसको देखकर मुझे ये भी पता ना चलता कि वो इस तरह के काम करता है। सुंदर सिंह यादव कहते हैं कि मर्डर भी हो गए और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई और अब हमारे पास कातिल भी था, लेकिन हमारे पास एक भी सबूत नहीं था। अब किसी के कहने से तो कोई मर्डर केस का कातिल नहीं बन जाता, उसके लिए लगते हैं सबूत। चंद्रकांत झा को अपने अनुभव से ये बात मालूम थी कि पुलिस के आगे दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। सुंदर सिंह यादव जी बताते हैं कि जब मैंने उसका नाम पूछा तो वो बोला कि आप सुंदर सिंह यादव हो ना, आप ही तो हो जिसने मुझसे फोन पर बात की थी। मैंने आपको ही तो चैलेंज दिया था। साहब आप जीत गए, मैं हार गया। आप प्लीज मारना मत। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसका सच सच जवाब दूंगा। फिर पूछने पर वो कातिल बताता है कि मेरा नाम चंद्रकांत झा है। मैं बिहार के मघेपुर में गोसाई नाम के गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी माँ एक शिक्षिका थी और मेरे पिता नहर विभाग में काम किया करते थे। तभी चंद्रकांत का बचपन का दोस्त जिसका नाम देव नारायण पासवान था बताता है कि हम लंगोटिया साथी थे। उसकी माँ का नाम चंपा देवी था। उनके 6 बेटे थे। तभी अखिलेश शर्मा नामक एक बुजुर्ग बताते हैं कि मैं चंद्रकांत झा के बड़े भाई सदानंद का दोस्त हूँ। हम साथ में ही पढ़ा करते थे, इसलिए हमारा चंद्रकांत के साथ भी मिलना जुलना लगा रहता था। फिर चंद्रकांत बताता है कि मेरे भाई मुझे स्वार्थी लगते थे। मेरे माँ बाप ने भी मेरी पढ़ाई लिखाई और खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे उनसे भी नफरत हो गई थी। फिर मैंने 1990 में अपना गाँव छोड़ दिया और दिल्ली चला आया। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट अलक शर्मा जी बताते हैं कि बिहार के 50% घरों में से कोई न कोई एक सदस्य प्रवासी जरूर है। वे पहली बार अपने गांव के कुछ लोगों के थ्रू ही इधर उधर जाते हैं। जैसे कि एक प्रवासी जब अपने गांव में जाता है तो वहां से 2-4 को अपने साथ ले आता है। इसलिए एक ही जिला के एक इलाके के एक गांव के प्रवासी एक ही जगह पर इकट्ठा रहकर काम करते हैं और ज्यादातर इकट्ठा ही रहते हैं। चंद्रकांत झा बताता है कि मुझे मेरे जिले के कुछ लोग दिल्ली की आजादपुर मंडी में ले गए। फिर वहां पर मैंने पल्लेदारी और सब्जी बेचने का काम शुरू किया। एडवोकेट दीपक शर्मा जो कि डिफेंस लॉयर हैं, बताते हैं कि मुझे ये केस जज साहब ने लड़ने के लिए दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक फैमिली मैन है, इसकी एक वाइफ और 5 बच्चे भी हैं जिनको इसके कारनामों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब आप ही इसके केस को संभालिए। इसके साथ बातचीत में पता चला कि जब वो सब्जी बेचा करता था तो उसको वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई। कुछ पुलिस वाले
उसको तंग किया करते थे और उससे पैसे भी मांगा करते थे। अक्सर उसको ठेला लेकर इधर उधर भागना पड़ता था, क्योंकि कुछ पुलिस वाले जिनका काम अच्छा चल जाता है उनसे पैसे मांगा करते थे। जहाँ पर चंद्रकांत पल्लेदारी किया करता था वहाँ पर एक संगठन भी था जिसका हेड पंडित था। वो महीने के आखिर में जबरदस्ती बिहारियों से पैसे लिया करता था और कहता था कि मैं पुलिस वालों को देता हूँ, एमसीडी को देता हूँ और ठेकेदारों को भी देता हूँ। लेकिन चंद्रकांत को ये बात जायज नहीं लग रही थी, इसलिए उसने पैसे देने से मना कर दिया। इस बात पर पंडित को गुस्सा आ गया और उसने चंद्रकांत के साथ झगड़ा कर लिया। फिर गलती से चंद्रकांत के हाथ से एक चाकू पंडित के हाथ पर लग गया। फिर उसने पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस वालों ने चंद्रकांत के ऊपर 1-2 पर्चे और डाल दिए। इस केस में न सिर्फ चंद्रकांत को बल्कि उसकी पत्नी को भी बंद कर दिया गया, जबकि वो वहाँ पर थी ही नहीं। फिर चंद्रकांत ने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर पंडित को मार कर ही रहेगा और फिर उसने 1998 में पंडित को मार डाला। फिर वो अपनी बीवी और 5 बच्चों को लेकर अलीपुर छोड़ आया और खुद हैदरपुर रहने लगा, जहाँ उसने और भी मर्डर किए। वो जिसको भी मारता था पहले उनको अपना दोस्त बताता था, अपने भाई की तरह ट्रीट करता था। उसके ऊपर जो पहला केस दर्ज हुआ वो 2006 में अनिल मंडल का केस था। चंद्रकांत ने बताया कि वो मेरे पैसे चोरी किया करता था और मेरे रोकने के बाद भी मेरी लड़की को घर से बाहर घुमाने ले जाता था। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे घर में बुलाकर उसका काम तमाम कर दिया। फिर मैंने उसको अच्छे से पैक किया और अपने रेहड़े पर रखकर घर से बाहर चला गया। पहले मैं हैदरपुर का जो आउटर रिंग रोड है वहाँ गया, फिर वहाँ से मैंने डीटीसी बस पकड़ी। फिर बस से मैं तिलक नगर के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ पर उतर गया। फिर वहाँ से मैंने रिक्शा लिया और तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास देखा कि बलबीर वहाँ पर तैनात है या नहीं। फिर मैंने गेट के पास ही वो टोकरा रखा और वहाँ से चला गया। फिर वहाँ से मैं सीधा नांगल रया गया और वहीं से मैंने फोन किया। जो आदमी मेरे साथ जितना बुरा कर्म करता था मैं उसको उतना ही बुरा दंड दिया करता था, लेकिन दंड देने के साथ साथ मैं उसका कल्याण भी करता था ताकि उनकी आत्मा भटके ना। इसलिए मैं उनकी मुंडी यमुना नदी में फेंक दिया करता था। दूसरा केस जो मैंने 25 अप्रैल 2007 में किया वो उपेंद्र का था। उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। उसने 1-2 बार मेरे साथ फोन पर झगड़ा भी किया था। फिर एक दिन मैंने उसे हैदरपुर वाले कमरे में बुलाया। मारने से पहले मैं सुधरने के 1-2 चांस भी देता था। जो नहीं सुधरता था फिर मैं उसको मार देता था। मैंने उपेंद्र को मार दिया और उसके हाथ पैर और लिंग भी काट दिया। फिर अगले दिन सुबह मैंने उसकी एक लात शालीमार बाग मंदिर के पास फेंक दी, दूसरी टांग स्वरूप नगर में फेंकी, उसका एक हाथ 30 हजारी कोट के पास फेंक दिया, उसकी खोपड़ी को मैंने यमुना नदी में फेंक दिया और उसका धड़ मैंने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास ठीक उसी जगह पर रख दिया। ठुल्लों से तो उसकी रस्सियां भी खुल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं वहां पर आया और मैंने ही अपने चाकू से वो रस्सियां काटी। मैं लाश को गेट नंबर 3 के पास इसलिए छोड़ता था क्योंकि वहां पर बलबीर की ड्यूटी थी। 2003 से पहले उसकी जेल के अंदर ड्यूटी हुआ करती थी और उसने मेरे साथ जाति की थी। मुझे दूसरों से खाना भी कम देता था और एक बार तो उसने मुझे सभी कैदियों के सामने नंगा भी कर दिया। मैंने तभी ठान लिया था कि मैं इसे परेशान करूंगा। सुंदर सिंह यादव बताते हैं कि वो ये साबित करना चाहता था कि मैं क्रिमिनल होकर एकदम सही ढंग से काम करता हूँ और तुम लोग पुलिस वाले अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। वो पुलिस को बदनाम करना चाहता था और जो तीसरी बॉडी मिली थी उसका नाम था दिलीप। वो चंद्रकांत के साथ 15-16 दिन से रह रहा था। चंद्रकांत ने बताया कि वो उसको झूठ बोलने लगा था, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। फिर उसके धड़ को तिहाड़ जेल के बाहर फेंक दिया। उसके 2 हाथ और लिंग 30 हजारी कोट के पास फेंक दिया। उसके दोनों पैरों को उसने किशनगंज नाले के अंदर फेंक दिया और जो उसकी मुंडी थी उसको उसने गाजियाबाद में फेंक दिया। तभी डॉक्टर SL वाया बताती है कि उसकी लेटर को पढ़कर साफ साफ पता चल रहा था कि वो अपने साथ किए हुए बुरे व्यवहार के कारण ऐसा बन गया था। मान लो मैं किसी क्रिमिनल केस में जेल के अंदर जाती हूँ तो मैं तो यही उम्मीद रखूंगी ना कि सब लोग इंसानियत के नाते मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरा गुस्सा करना जायज है। उसने लेटर में ये भी लिखा था कि अगर मैं कत्ल नहीं करता हूँ तो मुझे कुछ होने लग जाता है, इसलिए वो भविष्य में और भी कत्ल करेगा, यानी कि टाइम टू टाइम तोहफे भेजता रहेगा। सुंदर यादव जी बताते हैं कि जब मैंने उससे पूछा कि तुम लेटर के लास्ट में सीसी क्यों लिखते हो तो उसने बताया कि मैं खुद को चंद्र समझता हूँ और सीसी का मतलब है चंद्र ही चंद्र। चंद्रकांत के बड़े भाई के दोस्त अखिलेश शर्मा बताते हैं कि चंद्रकांत की माँ भी सटकी हुई थी। वो हमेशा दूसरों पर कंप्लेंट ही डालती रहती थी, कभी उसको डरा देना, कभी उसके साथ जबरदस्ती कर देना। उसका स्वभाव ही ऐसा था। उसने कभी भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बच्चे तो अपने आप ही पल गए। जब चंद्रकांत दिल्ली गया तो
वहाँ जो मोहल्ले का बदमाश था चंद्रकांत का उसके साथ भी झगड़ा हो गया। फिर उस बदमाश ने चंद्रकांत को बीच में से चीर दिया। फिर देवनारायण पासवान जो कि चंद्रकांत का बचपन का दोस्त था बताता है कि जब हमने उसको देखा तो उसकी आंतड़ियां बाहर निकली पड़ी थी। फिर हमने ऐसे करके हाथ से उसको अंदर डाला और ऊपर से गमछा बांधकर उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। जब वो बच गया तो ठीक होने के बाद उसने कराटे सीखे। फिर कराटे सीखकर वो वापस आया और उस बदमाश को और उसके दोनों साथियों को ढूंढ कर मार दिया। बस तभी से उसने ये खून खराबा शुरू कर दिया। पहले तो ये अपने खाने कमाने के बारे में ही सोचा करता था, लेकिन बाद में इसने उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। आजादपुर मंडी में जब वो पल्लेदारी का काम करता था तो वहाँ से माल की बोरियां भी खिसका देता था। फिर वो अपने साथी को कहता था कि इसको बेच के पैसे लेकर आओ। फिर जो पैसा आता था वो उससे पार्टी करता था। जो खाना है खाओ, लेकिन पैसे किसी को भी नहीं देता था। धालीवाल बताते हैं कि वो कभी भी अपराध करने के मूड में किसी के साथ दोस्ती नहीं करता था, बल्कि जो लोग उसके साथ रहते थे उनकी बुरी आदतों के कारण उनसे परेशान होकर वो उन्हें मारता था। फिर उन लाशों को अच्छे से पैक करना और 15-15 किलोमीटर दूर ले जाना कोई आसान खेल नहीं था। भले ही वो सुबह जल्दी जाया करता था, लेकिन ये काम तो जोखिम भरा ही था, क्योंकि कहीं भी उसकी चेकिंग हो सकती थी। जर्नलिस्ट अमित कुमार बताते हैं कि गिरफ्तारी के दूसरे दिन पुलिस वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया। सीरियल किलर ने कबूल किया है कि मैंने 1998 में भी एक कत्ल किया था, हालांकि वो उसमें बरी हो चुका है। 2006 से पुलिस वालों को 3 बॉडी मिली थी, जिसमें पहला मर्डर अनिल मंडल का था, दूसरी बॉडी उपेंद्र की थी और तीसरी बॉडी थी दिलीप कुमार की। इसके अलावा उसने 1998 में पंडित उर्फ मंगल को भी मारा था। 2003 में उसने शेखर को मारा था और इसी साल उसने उमेश को भी मारा था। फिर 2005 में उसने गुड्डू का कत्ल किया। 2006 के बाद किए गए तीनों केसों के अलावा उसके ऊपर जितने भी केस किए गए थे सब अनट्रेस्ड केस थे, जिसमें हमें ना तो कातिल का पता था और ना ही जिसका कत्ल हुआ उसका। ये तो जब चंद्रकांत ने बताया तब जाकर पुलिस को पता चला कि उन सब का कत्ल भी चंद्रकांत ने ही किया है, लेकिन उन कत्लों का कोई भी सबूत नहीं था। सुंदर सिंह यादव बताते हैं कि कोर्ट सबूत मांगती है। अब उसने हमारे आगे कबूल तो कर लिया था, लेकिन कोर्ट में अगर मुकर गया तो कि पुलिस ने मुझे मार पीट कर ये सब कबूल करवाया है। अब एक पंगा और था, उन तीनों डेड बॉडीज के पार्ट्स तो हमारे पास थे, लेकिन खोपड़ियां तीनों की ही नहीं मिली थी। उसने बताया कि उसने तीनों खोपड़ियां यमुना नदी में फेंक दी थी। फिर हमने यमुना नदी में छानबीन करने के लिए नाव मंगवाई, गोताखोर मंगवाए, बहुत मेहनत की। हम चंद्रकांत को भी वहां पर लेकर गए, जहां उसने बताया कि मैंने यहाँ पर खड़े होकर मुंडी फेंकी थी। फिर हमने उसी वेट के पत्थर को उसी से फिकवाया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि मुंडी कितनी दूर फेंकी गई होगी। चंद्रकांत बहुत ही शातिर था, वो हमें बता भी रहा था और बहका भी रहा था ताकि सबूत हमारे हाथ ना लग जाए। हमने यमुना नदी का एक एक कोना छान मारा, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हमने देखा वहाँ बहुत गंदगी थी, पानी भी बदबू मार रहा था। तभी हमारी नजर 2 कुत्तों पर पड़ी जो तैरते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे निकल गए। तब मेरे दिमाग में आया कि कुत्ते पानी के अंदर आ सकते हैं तो क्या वो खोपड़ी को कहीं और नहीं ले जा सकते। फिर हमने वहाँ आसपास के इलाके में छानबीन शुरू की। हमें एक खोपड़ी मिल गई। उसको जिस तरह से कपड़ों के अंदर लपेटा गया था, इससे ये तो साफ हो गया था कि ये काम चंद्रकांत का ही है। लेकिन यहाँ पर वो हमें फिर से बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि वो बता रहा था कि ये खोपड़ी दिलीप की है, जिसका मर्डर उसने सबसे बाद में किया। लेकिन ये खोपड़ी उसकी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये खोपड़ी एकदम सफाचट थी, मांस और खून बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ था। दिलीप वाला केस तो बिल्कुल फ्रेश था, अगर कुत्ते भी खा लेते तो 5 दिन में खोपड़ी सफाचट तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें जितने भी बॉडी पार्ट्स मिले हैं उन सब के डीएनए टेस्ट किए जाएं। फिर हमने सभी पार्ट्स लैब में भिजवा दिए। अब पंगा एक और था, डीएनए की रिपोर्ट आ भी गई तो क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डाटाबेस भी तो होना चाहिए जिसके साथ डीएनए रिपोर्ट को मैच किया जा सके और पता लग सके कि ये पार्ट्स किसके हैं। फिर हमने एक तरकीब और निकाली। हमने उसको मजबूर किया कि तू साबित कर कि जो तू बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अब यहाँ तो उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन हमें डर था कि कोर्ट में वो रायता फैला देगा और अपनी बात से पलट जाएगा। अब वो पहले भी क्रिमिनल रह चुका था, इसलिए हम उसको और अपनी टीम को हैदरपुर कॉलोनी लेकर गए, जहाँ पर वो पहले रहा करता था। वहाँ जो कमरे थे एकदम खाली थे। उन कमरों में लेबर टाइप आदमी रहते होंगे जो फिलहाल वहाँ पर नहीं रहते थे। जब हम अंदर गए तो हमें वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह की बदबू आ रही थी। बहुत ही गंदा मैला कुचला मकान था। फिर वहाँ पर हमें 3 चाकू पड़े हुए मिले। जब हमने उन चाकुओं को उठाया तो हमें वहाँ पर कुछ खून की बूंदे भी मिली। फिर हमने उस पूरे घर की वीडियोग्राफी कराई, चाकुओं को सील किया और फर्श पर जहाँ पर खून पड़ा हुआ था उस फर्श को तोड़कर सैंपल लिए। जहाँ जहाँ भी खून के छींटे पड़े हुए मिले हमने उसे सुई से खुरच खुरच कर उतारे और उनके सैंपल लिए। फिर वहाँ एक अलमारी में से हमें एक मोबाइल भी मिला। ये वही फोन था जिसको हम ट्रेस कर रहे थे। उसने एक दीवार पर कई सारे नाम और नंबर भी लिखे हुए थे। फिर पूछने पर उसने बताया कि ये मेरे जानकारों के नाम और नंबर है। अब हमारे पास बहुत सारे सबूत आ चुके थे जिनके बिहाफ पर हमने
ने उसके ऊपर FIR दर्ज की। फिर जब हम उसको कोर्ट लेकर जा रहे थे तो पत्रकारों ने उससे सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन चंद्रकांत ने मीडिया वालों से ही सवाल किया कि आप लोग मुझे ये बताइए कि मेरे बारे में गलत खबरें क्यों छापते हो। फिर एक पत्रकार ने सवाल किया कि तुमने ये चारों कत्ल क्यों किए। चंद्रकांत ने जवाब दिया, तुमको किसने कहा कि मैंने 4 कत्ल किए हैं? हो सकता है कि मैंने 4 से ज्यादा कत्ल किए हों। अभी थोड़ा हौसला रखिए, असली राज खुलने तो बाकी हैं। अखिलेश शर्मा और देवनारायण पासवान बताते हैं कि जब चंद्रकांत यहाँ पर आता था तो हम पूछते थे कि दिल्ली में क्या काम करते हो। फिर वो हमें बताता था कि हमारा तो काम ही खतरों से खेलना है, मरना या मारना। हम लोग यही धंधा करते हैं। हमारे और लोग जो दिल्ली में रहा करते थे वो भी हमें बताते थे कि चंद्रकांत दरिंदा बन गया है, आदमी तो उसके लिए एक खिलौना था। डॉक्टर SL वाया बताती है कि जब उसने खुद ही ये कहा कि मैं 1 साल में 8-9 लोगों को ना मारूं तो मेरा दिमाग पागल होने लगता है, तो इसका मतलब ये था कि उसने और भी बहुत सारे खून किए हुए थे, लेकिन उनका कभी खुलासा ही नहीं हो पाया। अखिलेश शर्मा बताते हैं कि मुझे तो लोग कह रहे थे कि उसने 44 मर्डर किए हैं, अब कितने किए हैं ये तो हमें कैसे पता होगा। ये जो गोसाई के रहने वाले लोग चंद्रकांत के बारे में बता रहे थे या गवाही दे रहे थे, ये पहली बार कैमरे के सामने आए थे। इन्होंने कभी भी पुलिस के सामने ऐसे बयान नहीं दिए। अखिलेश शर्मा बताते हैं कि चंद्रकांत को झूठ से नफरत थी। कोई भी झूठ बोलता था तो वो उसको मार देता था, चाहे बाहर का हो या फिर गांव का। उसने गांव के ही कुछ लोगों को मार दिया था। देवनारायण बताते हैं कि जब यहाँ पर आकर भी उसने 2 मर्डर किए तो हमने सोच लिया था कि हमें उसकी संगत में नहीं रहना, क्योंकि उसने उमेश झा को भी मार दिया और कपूरी दास को भी मार दिया। ये बेचारे दोनों ही बेकसूर आदमी थे। कपूरी दास तो बेचारा अच्छा आदमी था, कपड़े बेचने का काम किया करता था। कपूरी दास के घर पर गई थी चंपा देवी और साथ में कलानंद और चंद्र दोनों भाई थे। साथ में हमको भी ले गए थे। उनके साथ कोई जमीनी विवाद था। फिर वहां पर कहासुनी हो गई और वो कपूरी दास को धमकी देकर आ गया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। और जब शाम को कपूरी दास सब्जी वगैरह लेने के लिए गया तो ये दोनों भाई पहले से ही गुटबंदी बनाकर झाड़ियों में छुपे हुए थे। फिर उन्होंने जैसे ही देखा कि कपूरी दास आ रहे हैं तो उन्होंने गोली मार के उसका खेल समाप्त कर दिया। फिर उसने दिल्ली में मुरलीधर को मार दिया। यहाँ तो हल्ला हो गया कि दिल्ली में मुरलीधर का खून हो गया, लेकिन पुलिस को कपूरी दास, उमेश झा और मुरली शाह तीनों के मर्डर की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। तभी एक और आदमी जो दिल्ली में उसके साथ काम किया करता था बताता है कि चंद्रकांत बहुत ही ताकतवर और हिम्मत वाला आदमी था। वो दिल्ली में जहाँ भी काम किया करता था वहाँ सब लोगों को जानता था। उसके पास एक मोटर वाली रेडी थी जिस पर अक्सर रात में ये दुकानों के दरवाजे तोड़कर टीवी वगैरह चुरा लिया करता था। मैं भी उसका साथ दिया करता था। फिर मुझे 3.5 साल की कैद हो गई और तभी हमने कसम खा ली कि हमें ऐसा काम नहीं करना। एक बार मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। फिर उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि मकान से नीचे कूद जाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूटेंगे ना, लेकिन जान तो बच जाएगी। और फिर मैं 2 मंजिला मकान से नीचे कूद गया। डॉक्टर SL वाया बताती है कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मारने के लिए ढूंढता होगा, बल्कि वो अपने आसपास के लोगों में से ही अपना अगला शिकार चुन लेता होगा। फिर अपना शिकार चुनकर वो उसके साथ भावनात्मक रिश्ते बनाता था और ये बात सुनिश्चित करता था कि अब वो उसके काबू में है। उसके साथियों को लगता था कि ये हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो तो एक प्लान बना लेता था कि कब किसको किस दिन कैसे मारना है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी हेल्प नहीं करता था, हेल्प तो करता था, लेकिन इसलिए कि समय आने पर उनको मार दे। उसका साथी बताता है कि मरने से पहले वो हाथ पैर बांधता था। मुझको भी कहता था हाथ पैर बांधने में मेरी हेल्प करो, लेकिन मैं मना कर देता था। वो जिसको भी मारता था बांध के ही मारता था। उसके कमरे में सब जुगाड़ रखा रहता था। मारने के बाद वो उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता था और खून को पानी से साफ कर दिया करता था। डॉक्टर SL वाया बताती है कि इस तरह के मुजरिम अक्सर किसी को मारने से पहले और मारने के बाद उसे देखते रहते हैं। उन्हें किसी का दर्द वगैरह कुछ भी महसूस नहीं होता। अक्सर ऐसे लोग टॉर्चर करके उन्हें दर्द महसूस करवाते हैं। तभी उनके ही गांव में रहने वाला एक बीदू यादव नाम का बुजुर्ग बताता है कि जब मैं उसके साथ दिल्ली में रहता था तो एक दिन वो मुझे बोला कि मकान मालिक ने कमरा खाली करने को कहा है। मैंने पास में ही एक कमरा लिया है, तो सामान खाली करके उस कमरे में रखवाने में मेरी मदद करो। फिर कमरा चेंज करने को कहकर वो मुझे मंगोलपुरी ले गया। फिर जैसे ही हम कमरे के अंदर गए तो हमने देखा कि चंद्रकांत ने मुरली शाह और 2 आदमियों को और वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। मुरली शाह तो गांव में भी मेरा पड़ोसी था, इसलिए हम तो उसको पहचान गए, लेकिन बाकी 2 कौन थे वो नहीं पहचाने। उनमें से एक के मुंह पर तो उसने लोहे की पिन लगा रखी थी ताकि वो कुछ बोल ना पाए। फिर चंद्र मुझे बोला, ए बिदू यादव, जो मैं इन लोगों के साथ कर रहा हूँ वही मैं तेरे साथ करने के लिए लाया हूँ। ये बात सुनकर मैं घबरा गए। फिर अंदर ले जाकर वो मेरी फोटो खींचने लगा। फिर मैंने अपनी गर्दन घुमा ली। तभी अखिलेश शर्मा बताता है कि चंद्रकांत के पास एक एल्बम थी
जिसके अंदर उसने कई लोगों की फोटो खींच कर रखी हुई थी। वे लोग जिसको वो मार दिया करता था। मारने से पहले वो उनकी फोटो खींच लेता था। जिनको उसके मर्डर के बारे में पता होता था वो उनकी भी फोटो खींच लेता था, ताकि अगर मर्डर के बारे में किसी को भी बताओगे तो साथ में तुम भी फंसोगे। बीदू यादव कहता है कि हम उस रात भूखे थे, फिर हमने उसको कहा भाई तुम्हें जो करना है वो तो तू करके ही रहेगा, लेकिन इससे पहले कुछ खिला तो दो। फिर जैसे ही वो समोसा लेने के लिए बाहर गए तो हमने सबके हाथ खोल दिए। फिर सब लोग वहाँ से भागे, लेकिन मुरली शाह ने वहाँ से आते समय वो कैमरा भी उठा लिया। ये है अशोक शाह, ये मुरली शाह का छोटा भाई है। अशोक शाह ने बताया कि जो कैमरा मुरली अपने साथ लेकर आया था उसने कभी भी उसकी रील साफ नहीं करवाई, और जब वो मर गया तो उसकी सेकंड वाइफ ने उसके कैमरे की रील को साफ करवाया। उसमें से हमें कुछ फोटो मिली। किसी फोटो में उसने लोगों को बांध कर रखा हुआ था, तो किसी में उसने आंख के अंदर कुछ मारा हुआ था। ये जो 3 आदमी है ना, इन तीनों का भी दिल्ली में मर्डर हो गया था। जब ये तस्वीर डॉक्टर एसएल वाया देखती हैं तो बताती है कि चंद्रकांत चाहता था कि वो किसी भी तरह लोगों को चुप करवा दे, चाहे उनके मुंह पर कपड़ा बांधकर या फिर उनको मारकर। फिर बीदू यादव अपने मन की बात रखते हैं और कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी पता था मैंने आप सबको बता दिया, लेकिन अब हमें ये डर सता रहा है कि अगर चंद्रकांत जेल से बाहर आ गया तो वो सबसे पहले हमें ही मारेगा। इससे अच्छा तो वो जेल में ही सड़ मर जाए तो अच्छी बात है। ये बात कहकर वो रोने लगते हैं। इससे उनके मन का डर आप समझ रहे होंगे। डॉक्टर एसएल वाया बताती है कि आप ये तस्वीर देखिए, ये तीनों आदमी कैसे बैठे हुए हैं, ये कितने लाचार और सहमे हुए हैं, और इनको बांधने वाला सिंगल मैन था। उसने अकेले ही इन तीनों लोगों को कैसे काबू किया होगा, आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने इनके दिमाग के अंदर कोई डर बिठा दिया हो। इससे उसका आधा काम तो आसान हो गया। अगर ये फोटो कोर्ट के अंदर पेश कर दिए जाएं, तो शायद पुलिस वालों को फिर से कस्टडी मिल सकती है, और ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा जांच के आदेश आए तो कई ऐसे खून सामने आएंगे जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। तभी वकील साहब बताते हैं कि इस तरह के केस में 2 ही सजा होती है, या तो उम्र कैद या फिर फांसी। हमने मिनिमम सजा की मांग की, जबकि दूसरे पक्ष ने अनुरोध किया कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये केस बहुत ही संगीन है। दिल्ली में इसके ऊपर 7 हत्याओं का आरोप लगा, जिनमें से 3 में इसे दोषी पाया गया। सोमवार को एक केस में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और मंगलवार को दूसरे केस में फांसी की। इल्जाम तो चंद्रकांत के ऊपर 7 मर्डर के लगे थे, लेकिन सबूत के अभाव में दोषी सिर्फ 3 में ही पाया गया। सन 2013 में नई दिल्ली सेशन कोर्ट ने चंद्रकांत झा को 3 मामलों में हत्या का दोषी पाया। फिर उसने नई दिल्ली हाई कोर्ट में सजाए मौत के खिलाफ अपील की। उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट की जगह रेयर मानते हुए चंद्रकांत झा को जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने का हुक्म दिया। वकील साहब बताते हैं कि उसने कभी भी ओपनली अपना गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी नजरों में वे लोग गलत थे और उसने गलत को ही मारना सही समझा। उसने बताया कि कोई चोर था तो कोई वुमेनाइजर, कोई नॉनवेज खाकर बर्तन मेरे घर पर ही छोड़ दिया करता था, इसीलिए मैंने सबको सजा दी। और गीता में भी लिखा है, गलत इंसान को सजा देना गलत नहीं होता। ऐसा शायद वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बोल रहा था। डॉक्टर एसएल वाया बताती है कि कई बार हम जिस तरह का माहौल बचपन में अपने आसपास देखते हैं, हम उसी तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। इसके केस में भी ठीक ऐसा ही रहा होगा। इसने अपने आसपास गलत काम होते हुए देखे, फिर जहां ये काम करने गया वहां भी इसके साथ गलत हुआ, और फिर जेल में भी इसके साथ गलत काम हुए, और फिर ये वैसा ही बन गया। वकील साहब बताते हैं कि उसको पहले से ही पता था कि उसने जो जुर्म किए हैं उसके बदले उसे फांसी ही मिलेगी। इसलिए जब भी मैं उससे मिलने जाता था तो वो मुझसे किताबें मांगता था, वो भी हिंदी में, क्योंकि वो अपना डिफेंस खुद करना चाहता था। उसने अपनी फाइल भी तैयार कर ली थी, लेकिन एक आम इंसान और पेशेवर में थोड़ा फर्क होता है। उसने कुछ सवाल ऐसे लिखे हुए थे जो उसके केस को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उसको समझाना बहुत ही मुश्किल था। जितने दिन भी वो ट्रायल पर रहा एकदम अच्छे से रहा, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। शायद वो प्लान करके चल रहा था कि कोर्ट में मुझे क्या बोलना है, किस चीज से मुझे क्या हेल्प मिलेगी। जेल में मेरा बर्ताव ठीक आ रहा है, मेरी हैंडराइटिंग भी पहले से सुधर गई है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि वो कितना समझदार था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि जिस दिन वो केस जीत गया तो वो इस सिस्टम से जीत जाएगा और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। ये है भारती, ये अनिल मंडल की वाइफ है जिसको चंद्रकांत ने मार दिया था। भारती बताती है कि जब वो अपने मायके से वापस आई तो उसको पता चला कि उसके पति को पुलिस पकड़ कर ले गई, किसी को चाकू मारने के जुल्म में। फिर वो जेल से छूट कर आया
फिर अगले दिन सुबह वो मुझे बोला कि मैं तारीख पर जा रहा हूँ, तू खाना बना कर रखना, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया होगा, चलो कभी न कभी तो बाहर आएगा ही, वहाँ भी तो रोटी मिल ही जाती है। फिर अनिल मंडल का बेटा बताता है कि मैंने सोचा बाबा अंदर ही गया होगा, जिंदा ही है, मर थोड़ी गया, कभी तो वापस आएगा ही, पुलिस वालों को पैसे देंगे तभी तो वो उसको छोड़ेंगे, बस मुझे इतना ही समझ था। फिर मैंने मंडी जाना शुरू कर दिया। उस समय मुझे 5 से 10 रुपए मिलते थे पूरे दिन के। फिर मम्मी पापा को ढूंढने के लिए जेल में जाया करती थी, मैं भी उनके साथ जाया करता था। पुलिस वाले उनसे पैसे ले लिया करते थे और कहते थे हम अभी आते हैं। फिर अंदर जाकर वापिस आकर बोलते थे कि उनको आने नहीं दिया, फिर किसी दिन आना। हम हर महीने कभी 1500 कभी 2000 लेकर उनको ढूंढने के लिए जाते थे। पुलिस वाले हमसे पैसे ले लिया करते थे और अलग अलग थानों में चक्कर कटवाते थे। फिर अनिल मंडल की वाइफ बताती है कि उन्होंने हमें अभी 2-3 साल पहले ही बताया है कि तुम्हारे आदमी को मारकर इधर उधर फेंक दिया। इतने सालों में हमें पता ही नहीं चला था कि चंदर ने मेरे पति को मार दिया। मुझे तो अभी तक नहीं पता चला कि उनको किस दिन मारा गया। उसका बेटा बताता है कि हमें बाद में पता चला कि चंद्रकांत ने मेरे पापा के हाथ पैर काटकर 30 हजारी कोर्ट के बाहर फेंक दिया। जब उसने मार ही दिया था तो कम से कम हमें बताते तो सही, हम उनको पहचान लेते। अब ये बात उन्होंने बाद में भी तो बताई, पहले बता देते। हम कौन सा उनसे कुछ डिमांड कर रहे थे, आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमें दौड़ा क्यों रहे थे। फिर अनिल मंडल की वाइफ बताती है कि जब ये डॉक्यूमेंट्री वाले आए तब इन्हें पूरी बात का पता चला कि किस तरह उसके हस्बैंड को मारा गया। दिल्ली एक महासमुद्र है जहां बहुत सारे राज्यों से लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। वो बेचारे गरीब तबके के लोग थे जिनके घर के लोग मारे गए, उनके साथ गलत हुआ था। उनकी आवाज जितनी उठनी चाहिए थी उतनी उठ नहीं पाई। इस केस में तो फिर भी सुनवाई हो गई, लेकिन बहुत से केस ऐसे हैं जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। जो प्रवासी गांव से आते हैं, जो आज तक खुली हवा में ही रहे, उन्हें यहाँ पर आकर एक कमरे में कई लोगों के साथ रहना पड़ता है। कई तो सड़कों पर ही सोते हैं। उनकी मानसिक स्थिति पर जरूर बुरा असर होता होगा। ज्यादा बिहारी मजदूर छोटे छोटे काम करते हैं और ऊंचे तबके वाले लोग तो बिहारी शब्द को अपशब्द की तरह मानते हैं। उत्कर्ष आनंद बताते हैं कि मीडिया और समाज को किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोग इस केस को भूल चुके हैं। शायद लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि चंद्रकांत इस समय पैरोल पर जेल से बाहर है। वो लोगों से मिल रहा है, बाजार में घूम रहा है, सब्जी खरीद रहा है, वो हर काम कर रहा है जो एक आम इंसान करता है। वही आदमी जिसको समाज के लिए खतरा मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, अब वो पैरोल पर बाहर आ चुका है। अब तो किसी को उसकी शक्ल भी याद नहीं है। डॉक्टर एसएल वाया बताती है कि हर फैसले से पहले ये देखना चाहिए कि उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस समय अकेलेपन में उसका बर्ताव देखकर ये फैसला लिया जाना चाहिए कि उसे बाहर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं। अगर कोर्ट उसको आज छोड़ देता है तो उसका अपने जीवन में क्या लक्ष्य होगा, वो बाहर जाकर क्या करेगा, क्या वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा या फिर दोबारा से लोगों की जान लेगा। मुझे तो लगता है कि ये लोगों की जान ही लेगा। अब आप लोगों के इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। मेकर्स ने बताया कि जेल के रूल्स के कारण वे लोग चंद्रकांत से मिल ही नहीं पाए। उन्होंने चंद्रकांत के भाई और भतीजे से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी बात करने से मना कर दिया। चंद्रकांत इस समय तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की और भी डॉक्यूमेंट्री मूवी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।